चलो सिविक्स का भी कोई चैप्टर बाकी है? रिसोर्स कौन सा हम लोग कर रहे थे? Now, removal of poverty has been one of the major objective of Indian developmental strategy. So हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी से उन्मूलन एक प्रमुख उद्देश्य रहा है. The government has started several anti-poverty strategies. कई बार ऐसे हुए हैं कि ऐसे प्लान बनाए गए हैं कि सब्सिडी देनी है या कुछ देना है, तो that has been done. Now, so it has been done on the two plans. दो पिलर्स पे काम हुआ है. That is promotion of economic growth and targeted anti-poverty program. हमको क्या करना है? अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी सुहाना, तो हमारी पॉवर्टी कैसे खत्म हो जाएगी बताओ? अगर मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में अपनी ब्रांचेस खोलेंगी, तो क्या पॉवर्टी खत्म हो सकती है? जॉब क्रिएट हो जाएंगे. और दूसरा है कि टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. इसका क्या मतलब? हाँ, हमें ये ध्यान देना है कि जो बीपीएल परिवार हैं, पहले उनको पता करना है, फिर उसके बाद उनके बैंक में कुछ पैसा डाल देना, या उनको जॉब दे देना, या अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उसको छूट दे देना. जो 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं जिनकी आमदनी इतनी है, जितनी कमाई, उनको यूनिकॉर्न कहते हैं. क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न. तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न इंडिया में. सो दैट इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी. Is main objective of government in every 5-year plan. In every 5-year plan. तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन, उसमें इसको मेन दिया जाता है और इसके लिए बजट भी अच्छा खासा एलोकेट होता है. सो इट वर्क्स ऑन 2 plans. तो ये 2 विषयों पर कार्य करता है. सो इट वर्क्स ऑन, पहली चीज है कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तनिष्का, एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम करेगा कि हमारे देश में जो जीडीपी है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो बढ़ता चला जाए. और पीसीआई क्या है? पर कैपिटा इनकम. यानी हमारे यहाँ जो एक व्यक्ति की आय प्रति व्यक्ति आय, वो भी बढ़नी चाहिए ना. इन सब पर काम होता है. और दूसरा है द टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम. Now, so till early 80s there was a little growth on per capita income and has much. How the per capita income is calculated? बोलो. यानी जो हमारे देश की टोटल जीडीपी है, अगर हम उसमें टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, तो क्या एक व्यक्ति की आय आ जाएगी? सो व्हाट इज पर कैपिटा? एक प्रति व्यक्ति आय ना. सो द टोटल जीडीपी, जो देश की इनकम होती है, नेशनल इनकम को जीडीपी कहते हैं, उसमें हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? टोटल पॉपुलेशन. तो फिर एक व्यक्ति की नहीं आ जाएगी. सो now the per capita income has increased substantially
आफ्टर 1980 तक इसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मनमोहन सिंह की सरकार आई तो हमारे यहाँ रैपिड ग्रोथ हुई, और अभी की भी सरकार में हम आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो उसके बाद हमारी पर कैपिटा इनकम और जीडीपी दोनों में ग्रोथ हुई है, और भारत की जो रैंकिंग है वर्ल्ड में, और जो हमारा रेवेन्यू या एक्सचेकर है, राजस्व, वो बढ़ता चला जाता है, और इस समय ये $5 बिलियन तक पहुंच गया। यही इकोनॉमी देखी जाए तो चाइना की $17 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पर, और $52 बिलियन के साथ यूएसए की नंबर 1 स्थान पर, और हम भी $5 बिलियन के मार्क तक पहुंच गए। अब जरा देखें कि गवर्नमेंट ने पर कैपिटा इनकम, देखिए पर कैपिटा इनकम, it is equals to total GDP of country, GDP divided by population of country, population of country. GDP, what does it mean by GDP? The total revenue generated, so total income मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जनरेटेड इन इंडिया, जो पैदा हुआ वो उसकी कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जनरेटेड इन ए कंट्री इज टर्म्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर कोई बैंक में काम करता है तो क्या उसकी श्रम की कीमत भी इसमें इंक्लूड होगी? अगर वो 80,000 कमा रहा है तो क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होगी? यस, द टर्शियरी सेक्टर सेवा क्षेत्र कहलाते हैं ना, सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? जो जमीन से खेती करें वो प्राइमरी सेक्टर है। अब उस गेहूं से जो बिस्किट बना ले, सेकेंडरी सेक्टर। और उस बिस्किट की लिखा पढ़ी करें, इतने बिस्किट आए, इतने बेचेंगे, जो अकाउंटिंग करें। जैसे बैंक में काम करने वाले, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, या कहीं और भी काम करने वाले, इंजीनियर्स, डॉक्टर, कुछ टर्शरी सेक्टर है ना। तो जो सर्विस सेक्टर काम करेंगे वही टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र, उनकी भी जो इनकम है क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होगी कि नहीं होगी? होगी। तो पूरा कोई भी अगर है वो सब जीडीपी में इंक्लूड है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड जीडीपी, और जीडीपी में हमें डिवाइड कर देना है तो पर कैपिटा इनकम, जिसको कि पीसीआई कहेंगे, वो आ जाए। अब देखिए, अंडर टारगेटेड प्रोग्राम गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मनरेगा। मनरेगा के बारे में आप क्या जानती हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है दिव्या? फुल फॉर्म क्या है और ये किस लिए है, बताओ अभिषेक। हाँ, पहले नरेगा था, मनरेगा हो गया, इसका क्या काम है? सो टारगेटेड प्रोग्राम में महात्मा गांधी, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, that is मनरेगा। इसमें कहां से लिया गया है? मनरेगा। तो इट इज एक्ट, ये कानून बना है। इसमें कोई व्यक्ति सरकार के पास चले जाए, बोले हम पढ़े लिखे भी नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं आता और मैं अपंग भी हूँ, तो भी गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, काम करने के इच्छुक हो, तुमको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। यानी आपको 365 डेज का रोजगार गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, लेकिन वो आपको बुला लेगी, कहेगी जाओ वहाँ पुल बन रहा है, अच्छा यहाँ खुदाई करो, अच्छा वो घास काटो, 100 दिन तुम्हें काम दे देगी। तो 100 डेज के वर्क की गारंटी कौन ले रहा है? तुम भूखे नहीं मरोगे, एक दिन काम करके 3 दिन तो खा ही सकते हो। अगर तुमको एक दिन का 170 रुपये मिला तो 3 दिन का तुम उसमें खा लोगे, तो आप सिंपली भी चले जाओगे, वो अगले दिन से ही काम पे रख लेगी। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए, ये पता लगना चाहिए कि आप भारत के हो, तो ये बड़ी बात है। 100 दिन के, सो इट गिव्स द गारंटी ऑफ 100 डेज वर्क, ठीक है, पर ईयर। अब देखिए
इसके अलावा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और भी दिखाए गए हैं। ये NFWP, NFWP क्या है सुहाना बोलो, बताओ, बोलो, चंदन बता दें। ठीक है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, अगर तुम फूड चाहते हो काम कर, ठीक है, काम के बदले अनाज योजना, तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, तो दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो वर्किंग। नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट भी है, आपको फूड दिया जाएगा, ऐसे नहीं तो लोग पहले डेथ हो जाती थी। और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जनरेशन प्रोग्राम भी चालू किया गया है कि गांव में काम होता रहे। अगर गांव उसके पास, सरकार के पास काम नहीं है तो वो कहेगी गड्ढा खोदो, अगले दिन तुम आ गया, उसके पास काम नहीं, अच्छा गड्ढा भरो चलो, फिर इसे खोदो फिर से, ये भी करा सकते। जरूरी नहीं कि उसके पास काम हो, लेकिन वो आपको बिजी रखे। बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर कुछ भी नहीं हुआ, वो रोज तुमसे वही गड्ढा खुदवाएगी, वही भरवाएगी और शाम को पैसा देगी। तो अल्टीमेटली उसको काम देना है। सो नेशनल रूरल, मतलब एक और प्रोग्राम है REGP, सभी इंपॉर्टेंट हैं। REGP, दैट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट generation program. So these are the various programs generated. इधर देखिए, इधर मत करो, मुरारी लाल देह जो आते हैं उनको मुरारी लाल तो कहते हैं, बॉर्डर पिक्चर नहीं कहा। अब जरा देखो, so poverty, what is the poverty? Define poverty: situation when a person fail to attain the minimum human needs like food, clothing, housing, education and health. So it is called, that is a person fail to attain a minimum human needs. So if a person fails, then this condition is called poverty. Person, हाँ लिखती जा रही हो ना, पर्सन फेल्स टू अटेन बेसिक ह्यूमन, बिल्कुल ठीक है, बेसिक ह्यूमन नीड्स लाइक, अभी तो 6 चीजें हो गई, चंदन बताओ कौन कौन सी है? सैनिटेशन, हाँ, फूड, शेल्टर, फूड हो गया, शेल्टर और क्लॉथिंग्स, और बोलिए हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल, तो तुम्हें सम्मान भी चाहिए, अरे हॉस्पिटल बोल देते, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज, वो थोड़ी हॉस्पिटलिटी होगी मोदी की तरह फूल माला नहीं चढ़ा, हम तो गरीब हैं, ऐसा नहीं होता। दैट इज मेडिकल फैसिलिटी। और कौन सा होगा? एजुकेशन, एजुकेशन, और क्या बताया? एक और कोई था, Drinking water. हाँ ड्रिंकिंग वाटर भी हो सकता है, और क्या? सैनिटेशन, ठीक है, हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन, क्लॉथिंग, यही है बस, ठीक है। देन दैट पर्सन, इसका सैनिटेशन भी रख सकते हैं। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉवर्टी। Second, what does it mean by poverty line? The poor and the rich are divided by. कोई ठीक डेफिनेशन बताओ जो पता चल। कॉमन मेथड टू मेजर poverty और बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस। भाई गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? एक रेखा जो गरीब है उसे गरीबी रेखा कहते हैं, है ना?
Now, every country that is imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development. यानी तुम्हारा जो existing level of development है, तुम्हारी गरीबी रेखा में तुम कह रहे हो शिक्षा फूड मिले, लेकिन ब्रिटेन की गरीबी रेखा कहीं ऊपर होगी, कहेंगे ये तो बिल्कुल गरीब है, एक ही इसके मकान है, 2 कार ही हैं, गरीब कहीं का और यहाँ गरीबी. सो एज पर एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम, तुम्हारे यहाँ तुम देश कैसे हो, कांगो में कुछ और गरीबी रेखा होगी, सिर्फ फूड ही फूड लिया जाता होगा, क्योंकि वहाँ तो सब भुखमरी का शिकार है, शिक्षा तो बहुत दूर की बात है. सो आपके देश की क्या कंडीशन है उसके आधार पर ही गरीबी तय. सो दैट इज एन इमेजिनरी लाइन. ठीक है, एन इमेजिनरी लाइन जो कि कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट. appropriate for जो appropriate है is accepted to. ठीक है, किस लिए एक्सेप्ट की जाती है? एज पर नेशनल डेवलपमेंट कंडीशन, देश की कैसी इस समय स्थिति है उसके आधार पर. एज पर जो नेशनल डेवलपमेंट कंडीशन एंड द people falling below this, the aim of every government that the people falling below it should be उनको क्या किया जाए, स्ट्रेंथन दे, किसी भी तरीके से इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना दिया जाए, सो दैट दे कम ओवर इट. तो हर एक देश में जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो गवर्नमेंट का सिर्फ क्या प्रोग्राम रहता है कि उनको ऊपर कर दिया जाए. द एम ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेक एवरीबडी अबव poverty line. ठीक है. अब ये देखो, सोशल एक्सक्लूजन से आप क्या समझते हैं? जैसे हम लोग सभी देखेंगे, हम लोग साइकिल से आते हैं, चंदन स्कूटर से आता है, तो चंदन हमारी नजर में अमीर हुआ. सबके लिए अलग अलग एक स्टैंडर्ड है, नहीं सब लोग हैरानी से इसे देखते हैं कि हम भी कभी आ सकते हैं. सो individual or group are excluded from facility, benefits and opportunities. कभी कभी सोशल एक्सक्लूजन भी हो जाता है. मार्जिनलाइज्ड पीपल समझते हो कि जैसे किसी को कहीं पर नदी का पानी नहीं पीने दिया, पोर्टेबल वाटर नहीं दिया, या और भी नेशनल रिसोर्सेज से किसी को आपने डिप्राइव रखा है. सो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल एक्सक्लूजन. उसे वंचित कर दिया गया समाज से. So, now let us write social exclusion. Now, सामाजिक बहिष्कार. एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है? बहिष्कार, समाज से जिसका बहिष्कार कर दिया. तो ऐसा हमारे यहाँ सोशल, ये कह सकते हैं कि SC कैंडिडेट या शेड्यूल्ड ट्राइब, इन सब का पहले किया जाता था, अभी तो नहीं है. अभी एक अपराध माना जाता है. इवन आप हरिजन बोल देते हो किसी को, या चमार बोल देते हो, तो 3 साल की सजा सिर्फ बोल देने से, और उसने रिकॉर्ड कर लिया. तो आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ऐसा है. ठीक है कि नहीं? इतना बोल देने पे, पहले तो ओपनली बोला जाता था, अब नहीं बोल सकते. सो in which individual हम लोग जहाँ रहते थे कानपुर में, तो वहाँ पर क्या था कि हमारे सारे किराएदार हरिजन थे. तो बात पर हम लोग की रिपोर्ट कर देते थे जब किराया मांगने जाइए, इन्होंने हमको चमार कहा. तो हम लोग कहते थे दिखाओ कहाँ है, रिकॉर्डिंग दिखाओ. तो पापा बच जाते थे, नहीं तो उसी बात पे जेल ही हो जाती. कुछ नहीं कहते थे, वो जाके यहाँ बोल देते थे. फिर किराया मांगने जाओ तो वहाँ दिखाएंगे कि चमार बोला.
सर वहाँ पे तो कुछ भी बोल दिया जाता है। हाँ नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि ये नियम है, ये कानून है। तो अब ये कितना सेंसिटिव कानून है आप समझ जाइए। इंडिविजुअल, ठीक है, और ग्रुप आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज आप किसी का ऐसे नहीं कर सकते कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे एक ने यहाँ पर बोला कि हम मुस्लिम हैं और हमको घर दे दो, तो उसने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ मीट मछली नहीं खाया जाता है और हम लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं डालते हैं और हम मुस्लिम को घर नहीं देंगे। इतना भी बोल देता तो ठीक था कि मीट मछली नहीं खाया जाता, लेकिन जैसे उसने कहा मुस्लिम को, तो उसने फोन ऑन रखा था और बस एक हफ्ते में निर्णय आ गया 2 लाख रुपए देंगे पड़े इसको। बोला मुस्लिम को बोल दिया घर नहीं देंगे। सर मुस्लिम बोला तुमने ये चीज है, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ना जाति के आधार पर। ये कोई ऐसे करे कि हम इनको घर नहीं देंगे हरिजन को, तो भी दिक्कत है। दैट इज चा प्लस आ प्लस र चमा भाई बोल नहीं सकते ना, कैद हो जाएंगे। सही रिकॉर्ड हो रहा है अभी। अच्छा अच्छा अगर मान लो ये पब्लिश हो जाए तो अब ये देखिए, फ्रॉम फैसिलिटीज लाइक बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ये चीज नाउ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे। डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। इंडिया, ठीक है। दिस इज while determining the poverty line a minimum level of food requirement, clothing, footwear, सभी चीजें होनी चाहिए। Fuel, light, education and medical requirement are determined for its that is subsistence। subsistence का बिल्कुल बेसिक लेवल। तो क्या क्या चीजों को हम कंसीडर करेंगे? अगर किसी के पैर में फुटवियर नहीं है तो भी हम गरीब मानेंगे। The minimum while determining poverty line, a minimum level of food requirement। मेरा कहने का मतलब है कि 2100 कैलोरी या फिर 2700 जैसे 2400 ना, उतना उसको मिलना ही चाहिए। उसके ऊपर मिल जाए तो हो सकता है ओबेसिटी का केस हो जाए, ओवर डाइटिंग भी तो हो जाती है, ओवर ईटिंग। तो फूड आप देख रहे हैं अमेरिका में 80% लोग ओवर ईटिंग का शिकार हैं। और ओवर ईटिंग वो बर्गर और पिज्जा खाते हैं और वो लोग हर थर्ड डे टॉयलेट जाना जायज समझते हैं। मतलब इतना कॉन्स्टिपेशन की भी तक बीमारी हो हर थर्ड डे। तो जो बर्गर खाएगा उसकी हेल्थ तो ठीक नहीं होगी। ओबेसिटी का 80% लोग ओबेसिटी का शिकार। तो मिनिमम लेवल ऑफ फूड होना चाहिए। इसके अलावा क्लॉथिंग एंड फुटवियर, फ्यूल एंड लाइट, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट, मेडिकल एंड एजुकेशनल रिक्वायरमेंट is considered as its criteria। मतलब इन क्राइटेरिया के बेसिस पर हम बनाते हैं। इस considered, अगर क्राइटेरिया भी नहीं लिखना चाहते हो तो as its factors, यही तो इसके फैक्टर्स होंगे जिन पर हम बनाएंगे। as, और इसमें खाना नहीं डिसाइड होता है, इसमें होता है कि तुम्हें इतनी कैलोरी मिल रही कि नहीं। आप ये नहीं कर सकते जो लोग कितने गरीब हैं। मैक्सिमम होती है, मिनिमम होती है। मिनिमम तो इससे ज़्यादा मिनिमम लेवल ऑफ फूड उतना होना चाहिए।
वो भी कैलोरी में काउंट होगा। ये तो नहीं कह सकते हाँ देखो मैं 30 दिन बर्गर मिल पाता है खाने को, ये नहीं कह सकते। आप कैलोरी देखी जाए, अगर वो 2 रुपए किलो चावल में उतनी कैलोरी है तो बस सस्ता चावल, जो सबसे सस्ता चावल है जो कहीं ना बिकता वो सरकार देती है राशन में, मालूम है ना, फ्री राशनिंग अच्छा नहीं देती है। ओके, नेक्स्ट इज द फॉर्मूला। अब इन सब के बारे में बताया जाएगा कि क्या फूड रिक्वायरमेंट है। द फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट क्या है? द एक्सेप्टेड एवरेज फूड रिक्वायरमेंट फॉर रूरल एडल्ट। रूरल एडल्ट के लिए तरीका क्या है? बोलो भाई, देर में बोल पाती हो, बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, आप बोलिए अभिषेक। 2100 रूरल के लिए 24 अभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है कनिष्का। एंड कैलोरी एंड फॉर अर्बन के लिए बताओ दिव्या। अर्बन एडल्ट इज 2100 कैलोरी। इसका मतलब है कि इसको इन्फर करते हुए मिनिमम लेवल ऑफ फूड है, तो क्या फूड की रिक्वायरमेंट, जिसको नहीं मिल पा रहा इतना तो समझो वो गरीबी रेखा से नीचे है। अब देखिए इसी तरीके से अर्निंग के ऊपर भी कहा गया है, कौन गरीबी रेखा से नीचे है बताओ। 861 का आ गया था, कितना रुपया? 815 दोनों बताओ। अब आने में तो पुराना रेट लिखा है, कल उस दिन देखे थे, बताओ। दैट इज द पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड। हमारे यहाँ की जो पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड की है, 1.4 फिक्स्ड फॉर रूरल पर्सन, ठीक है। एट रूरल के लिए कितनी है? नहीं थे 1000 रुपए उसके लिए तो अर्बन की रुपीज 816 एंड फॉर अर्बन के लिए इट इज रुपीज 1000। तो ये इफ ए पर्सन इज अर्निंग below this will come under poverty line, far below poverty line. If a person is earning below this will fall below poverty line and will get all benefits of BPL persons from government of India. All benefits and subsidies जो BPL को दी जाती है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को, वो सभी सुविधाएं भूमा शाह कार्ड या सब कुछ मिलेगा, फ्री राशन। Now, do you think, क्वेश्चन पूछा गया है, that person methodology of poverty estimation is appropriate? प्रेजेंट जो हम मेथड यूज करते हैं उसको मेथडोलॉजी कहते हैं। सो द प्रेजेंट मेथडोलॉजी इज इट अप्रोप्रिएट और नॉट? क्या तुम सोचते हो कि इतना मिल जाना ठीक है कि नहीं ठीक है? वास्तव में एक ह्यूमन की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमने उसका देखा है कि सब्सटीनेंस, बिल्कुल बहुत बेसिक चीज़ें जिंदा रह सके, उसके लिए जो जरूरी वो हमने कर दिया। क्या ये से ठीक कहा जाएगा दिव्या कि नहीं कहा जाएगा? क्या कहना चाहोगे? तो कहना चाहो, बोलो उत्कर्ष। नहीं सर, नहीं कहा जाए। लेट अस राइट इट। जैसा कि उत्कर्ष ने हम लोगों को बताया कि डू यू थिंक, हमारी थॉट्स हमारा ये, जैसे हम जलेबी खा रहे हो और हमारे चारों तरफ 6 लोग आशा से देख रहे हैं, जलेबी मुंह पे चली गई और चली गई, मुंह पे चली गई तो वो निराश हो जाए तो समझो फिर वो क्या तुम्हारा जलेबी खाना सार्थक है कि 6 लोग देख रहे हैं, जब मुंह में कब गई, अभी नहीं गई।
So, do you think the present methodology of poverty estimation methodology of, या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मम्मी से रोटी मांगी और उन्होंने बोला हो कि कल ही तो खाई थी बेटा, ऐसा नहीं हुआ कभी? तो इसका मतलब आप अमीर। पोवर्टी जैसे सूडान में होता है कि 3 दिन में खाना खाया जाता है, मवेशी का शोरबा। सो पोवर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट। बहुत सारे देश बहुत गरीब हैं, हमारे यहाँ तो देयर इज ए ड्रेनेज सिस्टम, रिवर का जाल बिछा हुआ है, तो हमारी जमीन उत्पादक है। लेकिन सभी देशों की ऐसी किस्मत नहीं है, सब जगह कहीं सहारा मरुस्थल है तो कहीं प्लेट्यू है, तो वहाँ कहाँ अनाज मिलेगा। सो एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट। और कई जगह खाना भी दूसरे देशों से मंगाया जा रहा है कि वो अभी फूड में भी इंडिपेंडेंट नहीं है। आई डोंट थिंक दैट प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन ओनली, क्योंकि इसमें लेवल ऑफ इनकम देख रहा है पॉवर्टी लाइन के लिए और बहुत सारी चीजें नहीं देख रहा है। देखा गया तो यही, यहाँ पे भी यही देखा गया। सो आई डोंट थिंक that this method of consideration of poverty line is inappropriate. It consider only economic basis. So poverty should be looked through by other indicators such as literacy rate. अगर हम ये कहते भाई हमने सबको फ्री कर रखी है शिक्षा, लेकिन बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा, फ्री करने के बाद मान लीजिए लिटरेसी रेट नहीं रह पाता और हमारा लिटरेसी रेट 50% है, तो क्या ऐसे में हम कहेंगे कि हमारे यहाँ सिर्फ 38% करोड़ लोग हैं? भाई तुम्हारे लिटरेसी रेट नहीं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे? कुछ तो रीज़न होगा कि नहीं। या फिर फीमेल के जो फीटस मोर्टिलिटी रेट या जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी तो देखो। मान लो हर 100 जन्म हुए बच्चे उनमें से 30 मर गए, उसको तुमने क्यों नहीं इसमें कंसीडर किया? उनको इलाज नहीं मिला होगा, तुम्हारी जगह जगह इलाज नहीं है, तो उनको तुमने कार्ड तो पकड़ा दिया। अब वो लेडी जाए 10 मील चल करके, जब उसका प्रेगनेंसी हो या डिलीवरी का टाइम हो, तो बच्चा ही उसका कुछ बीमार हो जाएगा या दूसरी एबनॉर्मलिटीज आ सकती है। तो ऐसे में क्या तुमने वो सब बेसिक चीज़ें मुहैया कराई हैं? सो इट शुड बी एट जो होगी वॉकिंग डिस्टेंस होनी चाहिए। सो देयर आर द इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कंसिडरिंग द। सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे तो नहीं कर सकते हो ना। अगर किसी के पास 100 करोड़ रुपए भी है, उसको तुम जंगल में छोड़ दो और ऑक्सीजन खरीद खरीद के सांस ले, या कहीं पर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना दो, तो उसके 100 करोड़ किस काम पे? तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्या तुम्हारे देश में सड़कें हैं, इन सबको भी तो कंसीडर करो। उसको सुविधा क्या है? नहीं तो इनअप्रोप्रिएट। इन फैक्ट पॉवर्टी शुड बी लुक्ड थ्रू poverty should not be considered on basis of earning। सिर्फ अर्निंग के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, बट it should also consider on basis of infant mortality rate, शिशु मृत्यु दर, प्रति 1000 में कितने बच्चे मरे, नहीं 1 साल में, infant mortality rate
और दूसरा क्या होगा अस्मिता, अभी बताया, उसको रेसिप्रोकेट किया करो। इतनी Walking distance. करेक्ट, जैसा इन्होंने कहा लिटरेसी रेट, तो एक मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर, दूसरा क्या बताया इन्होंने, लिटरेसी, इंग्लिश स्कूल पढ़नी ना, तो लिटरेसी रेट लिखो। और क्या हो सकता है, दैट इज रेजिस्टेंस टू माल न्यूट्रिशन। क्या मान लो ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो क्वाशकोर बीमारी से पीड़ित होते हैं, बहुत मोटा हो गया, पतला हो गया, दैट इज काइंड ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो क्या हमारे में सही तरीके से बैलेंस डाइट मिल पाती है, अदरवाइज हम माल न्यूट्रिटेड हैं। माल न्यूट्रिटेड तो समझ गए ना, कुछ भी मिल रहा है तो कुछ भी खा लिया तो उसमें तो बीमार हो जाओगे। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस या इम्यून पावर टू सम डिसीज, तो हम एक तरह से काफी ठीक कहे जाएंगे, क्योंकि कोरोना में हमारे देश में जो मृत्यु दर थी वो विश्व की न्यूनतम थी। जो वर्ल्ड में पर 1000 में 4 और 5 जा रही थी, 4 लोग मर रहे थे 1000 में, और हमारे यहाँ 0.0002%। समझो कितने, इसका मतलब है कि हम बहुत रेजिस्टेंस है बीमारी में। तो रेजिस्टेंस टू डिसीज, इसलिए भी आएगा, ये सब कंसीडर किए जाने चाहिए, बट वर्ल्ड बैंक ये सब नहीं कंसीडर करता है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए, क्या उसका नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ सिर्फ तुम भिखारियों को खाना बांटने के लिए ही सरकार बैठी है? नहीं, तुम क्या उनको फ्री फूड सब कुछ फ्री केजरीवाल थोड़ी है सरकार, उसको ऐसा बना देना चाहिए कि वो खुद अर्न कर सकें। दान देने से कोई गरीबी से ऊपर उठ पाएगा? वो तो भिखारी बन जाएगा। तो इसका मतलब है एक और चीज आनी चाहिए, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। अभी बताना नोएल पूरा आंसर, दैट इज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी कंसीडर करना चाहिए। इसी तरीके से एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और जैसा कि चंदन ने कहा सैनिटेशन, तो साफ सफाई भी, एक्सेस टू। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, अगर वो सैनिटेशन को ले ले तो और लोग नीचे आ जाए। तो देश का जो इंडेक्स है, डेवलपमेंट इंडेक्स, एक भी होता है नेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स, एनडीआई तो तुम समझते होगे ना, तो नेशनल डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर वो भी शर्मरा जाए। तो इसलिए हम ये सारी चीजें उसमें नहीं डाल रहे। अभी तो हम नल से जल दे ही रहे हैं, अभी तो सैनिटेशन दे ही रहे हैं, अभी हम वो कहते नहीं जिसको नहीं मिला है तो आधी जनसंख्या आ जानी चाहिए। तो फिर इसलिए एक्सेस टू सेफ, जब गवर्नमेंट आधे लोगों को दे देगी तो हो सकता है इसको भी डाल दे, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। जो लोग वहां पर फॉरेन में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे देश है नीदरलैंड इन सब में, तो उनको जितनी भी जमीन है उसमें से 40% पे ही मकान बनाना है, और आगे की जो ग्रीनरी है उसको मेंटेन करना है, साफ सफाई रखना है। नहीं तो तुम्हारे घर को ले लेगी सरकार वापस। पीछे की तरफ तो तुम गंदगी रख सकते हो जो बैक यार्ड है, लेकिन आगे का अगर तुमने कटिंग नहीं की, प्रॉपर वो नहीं किया, तो ये भी एक नियम है। ऐसे नहीं कि सैनिटेशन नहीं, किसी भी चीज में आपकी नहीं चलेगी, साफ सफाई करनी ही हो। नाउ poverty also should look या consider the social exclusion। अगर तुम आधे लोगों के साथ छुआछूत करते हो तो इसका मतलब है वो देश गरीब ही है। वी आर ऑर्थोडॉक्स, है ना, तो इस तरीके से वी आर रेट्रो, हम बहुत पुरानी विचारधाराओं के हैं, तो हमें ऐसा नहीं होना है। सो इसलिए वी शुड नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव और ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव। तो इट शुड ऑल्सो टेक द फैक्टर ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। ठीक है, दैट मीन्स ए हेल्दी सोसाइटी हैज नो मार्जिनलाइज्ड पीपल या कम्युनिटी। वहां कोई मार्जिनलाइज नहीं है, बट ऐसा दुनिया में कोई है जो मार्जिनलाइज नहीं है। विंस्टन चर्चिल का नाम आप जानते हो? वो किस लिए फेमस है? किस लिए फेमस है? ये देखो बता दी, बोलो कि हमने इनका नाम सुना हुआ है, तो इसलिए में बताया जाता है, तभी तो सुन ली। तो ये ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, और उस समय की बात है जब सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था। तो इनसे पूछा गया कि बंगाल में इतने लोग मर रहे हैं, 40 लाख भारतीयों की मौत के जिम्मेदार हैं ये।
तो उनसे पूछा कि ये मर रहे हैं और यहाँ आपका जो है खाना वेस्ट हो रहा है, आप लोग यहाँ गोश्त उड़ा रहे हो और शराब की नदियाँ बह रही हैं और कुछ खाना बन रहा। बोले ये भारतीय तो खरगोशों की तरह पैदा होते हैं, मरने के लिए ही बने हैं। इतना मुस्कुराते बोले और उन्होंने कहा लेट देम डाई। तो ऐसा वो बोले। तो आप समझिए कि यहाँ का खाना वो वहाँ पहुँचाते रहे जहाज़ों में। वेस्ट बंगाल में भूखमरी की कगार पर थी। ये 1940 से 45 तक वहाँ के प्रधानमंत्री रहे, 51 से 55। तो हम जो घटना बता रहे हैं 40 से 45 के बीच की। उस समय ही वर्ल्ड वार भी चल रहा था 39 से। तो विंस्टन चर्चिल, लेकिन आज भी वहाँ उनको हीरो की तरह माना जाता है। अब वो जो अमेरिका में एक अश्वेत की हत्या नहीं हो गई थी पैर पे पुलिस ने दबा के, उसके बाद से उनकी जो बड़ी सी मार्बल की मूर्ति बनी है लंदन में, उसके नीचे लिख दिया ही हैज डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट, क्योंकि वो नफरत करते थे ब्लैक से। अभी भी वो लिखा हुआ है। पहले तो लोगों ने उनको मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, तोड़ नहीं सके, लेकिन फिर भी किसी ने उस मार्बल पे ही पेंट से लगी। तो आप समझे ना कैसी कैसी हस्ती। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? देयर शुड बी नो सोशल एक्सक्लूजन, इट शुड आल्सो कंसीडर द फैक्टर ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। also consider the factor of social। गांधी जी से उनकी मुलाकात 1906 में हुई थी। वो विंस्टन चर्चिल उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे और जोहान्सबर्ग में थे। तो उन्होंने बोला था दैट पर्सन, गांधी जी इज किस तरीके का ड्रामेटिक पर्सन एंड हाफ नेकेड एंड इट इज ऑल। उन्होंने बहुत कुछ गांधी जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोला, लेकिन बाद में जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें विंस्टन चर्चिल और गांधी जी की मुलाकात हुई। फिर क्या? गोलमेज सम्मेलन पे जो गांधी जी गए थे ना, तो दैट वाज टफ नेगोशिएशन व्हिच गांधी जी हैज डिनाइड, सिरे से नकार दिया गया कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते। अब आगे देखो, तो आपको ये पता चल गया, तो कुछ इसके बारे में नोल बताओ। डू यू थिंक दैट द प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज appropriate? I don't think that this method of consideration of poverty line is inappropriate. It should not consider on the basis of income earning, but it should consider on the basis. It should also consider on the basis of literacy rate or infant mortality rate, social exclusion. दो पॉइंट और बताओ। पोर्टेबल वाटर, एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर, ये सब सैनिटेशन, इसे बोलो ना, Safe ठीक drinking water. है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा बताया। नाउ अस्मिता, डिस्क्राइब हाउ पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। चलिए ध्यान से त्रिशु सुनिएगा जो अस्मिता बताएंगी, फिर आप बोलो बेटा। देविका, By determining poverty line, a minimum food requirement and footwear, clothing, fuel and light, education are considered as its factors। और बोलो। are considered as factors. Srijana, how the poverty line in India is made or considered, prepared? In India, the poverty line is considered बोलो।
तो ये तो हाँ बोल बेटा। while determining poverty line, a minimum level of food, fuel and light, education and medical, footwear, clothing as its factor. आगे Okay, आगे तो ये तो डेफिनेशन ही तुमने बता दी। उत्कर्ष बताइए। यस सर क्वेश्चन भारत में गरीबी रेखा किस प्रकार से बनाई जाती है? गरीबी रेखा किस प्रकार से बनाई जाती है? How the poverty line is considered in India? In India, poverty line is national हाँ वो भी है। फिर से क्वेश्चन How the poverty line is तुम्हारी कोचिंग के बच्चे कैसे पास होंगे? ऐसे करो। हाँ बोलो आप चंद्र। while determining the minimum level of इधर देखो बोलिए। अच्छा आंसर दे रहे हो आप, उसमें मत देखो लेकिन। question है अच्छा तब while determining the minimum food, education, clothing and sanitation availability of drinking water is to be estimated as the factors of poverty line. The people below it are considered as poor in India. The sum of the factors that considered a people, a man or a woman is under the poverty line, that the adult in the rural area should minimally consume 2,400 calories a day, or adult in urban area minimally consume 2,100 calories in day. and earning In earning, rupees 816 to 1,000 a month. रूरल टू अर्बन। हाँ चलो Describe poverty trends in India since 1973. So, there is substantial decline in poverty ratio from 55% to 36% in 93. देखो 9 कब से कब का है तो वो ट्रेंड बताओ। उसमें कि क्वेश्चन में क्या है बताओ। क्वेश्चन भी बदल गया होगा। क्वेश्चन देखो कभी सीधे तो बात का पूछेगा ना। ऊपर देखो 73 वो आगे का भी बताया गया है, लेकिन आप 73 से 93 करते हो, हम आगे तक करा देंगे। चलो इनकी बुक से भी देख लेते हैं, कंपेयर करके लिखाते हैं। सो सबसे बड़ी बात है फ्रॉम 1973 टू 1993 देयर इज ए सब्सटेंशियल डिक्रीज, यानी बहुत घटत हुई है। फ्रॉम 55% टू 36%। जो पुअर पीपल है ना वो 55% थे 73 से पहले। फिर उसके बाद गरीबी रेखा गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने नारा दिया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ 75 में इमरजेंसी आ गई, उनकी सरकार चली गई। फिर उसके बाद वो फिर आई सत्ता में 84 में, तो उनकी हत्या हो गई। लेकिन इस बीच में उन्होंने गरीबी के लिए जो काम किया तो उसमें उन्होंने 55% से कहाँ तक ला दिया। देयर इज ए डिक्लाइन इन पुअर, ठीक है देखिए इस बात को। देयर इज ए डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशो, सो देयर इज decline in poverty from 55% to 36% in span of age. The span of a year 1973 to 1993, ये तो ट्रेंड की बात हो गई। सो
also the proportion of people further came down to 26% in year 2000. ये इस है ना, क्या बोले कितने थे? 2001 है, देखो 1 लिखा है। कहाँ लिखा है बताओ? बताओगे तो 2001 में लिखा है क्या? ठीक है, तो इसमें लिखा है, बता देना है, ठीक है। टिल ईयर 2000 इट हैज फर्दर डिक्रीज अप टू 26%। टिल ईयर 2000 it has further decreased up to 26%, यानी 27 करोड़ लोग अभी भी हमारे यहाँ गरीब हैं, या 270 मिलियन। समझ में आई बात कि नहीं? 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 10 मिलियन। अब देखिए, ओके, if the same trend continues then poverty will further came down to less than 20% in the next few years। तो अगर और यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और फिर ये वीडियो बंद हो जाएगा। अब इसमें गैर जरूरी कॉल होते हैं, किसी स्टूडेंट पेरेंट्स का होगा नहीं ये सर, नंबर से है, नंबर से नंबर से, तो किसी पेरेंट का होगा ये। अभी देखो, नाउ डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं? कॉलोनियल रूल तो हो सकता है ना उनमें से एक कारण। तो डिस्कस रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। क्योंकि हमसे बाद में भी सब, चाइना हमारे साथ 48 में आजाद हुआ, चाइना कितनी तरक्की कर गया, सिंगापुर, इन सब में हमसे साथ वाले हैं। हमारे यहाँ से बात देखो, ये जापान से, जापान की सेना बड़ी क्रूर थी। वो जो गन्ने पीसने वाली होती है ना मशीन, उसके बीच में डाल के उसने उसमें कांटे लगा दिए थे, लोगों को मारा। ऐसे सिंपली गोली मार सकते थे। द क्रूवेलेस्ट आर्मी ऑफ वर्ल्ड इज, और उस वहाँ की औरतों को उसने ब्रॉथल में डाल दिया ला करके। और इसके अलावा सबसे बुरी तरीके से किसी ने मारा है तो जापानियों ने रशिया को मारा, रशिया के सैनिकों को, और साथ में चाइना को। और इतनी बुरी तरह से मारा कि अमेरिका ने उसके हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया, और उसके बाद उसने सरेंडर कर दिया और उससे बोला तुम सेना नहीं रखोगे, तुम बहुत गंदे हो। और अभी भी उसकी सेना नहीं। उसने कहा अगर जापान में अब सेना नहीं होगी हम उसकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि ये लोग निर्मम है। आज तक जापान की कोई सेना नहीं। समझ में आ गई बात? उन्होंने नए नए मेथड लिखे थे, बुक लिख डाली व्यक्तियों को कैसे मारें। So discuss reasons for poverty in India। अब जरा देखो तो low level of income development under the British colonial administration, that is policies of colonial government। पहला पॉइंट है कि पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट रूइंड इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को ही खराब करके रख दिया, खराब नहीं कर दिया। सो पॉलिसी ऑफ कॉलोनियल रूल हैज रूइंड इंडियन इकोनॉमी। Now, so it also crippled का मतलब समझते हो? अपाहिज कर देना। Its handicraft skill, सारे हस्तकला कौशल थे हमारे यहाँ, उसकी मांग थी, लेकिन उनको बोला तुम नील की खेती उगाओगे, इंडिगो उगाओ, छोड़ो ये जो लहागिरी और ये सब काम। क्राफ्ट्समैन बहुत थे ना हमारे यहाँ, उनसे नील की खेती करवाई। So it has crippled, it has
क्रिपल्ड का मतलब अपंग कर देना होता है। क्रिपल्ड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा दिस हैज रिजल्टेड, तो ये जो चीज थी, ऑल्सो आवर रॉ मेटीरियल वाज सेंड टू एक्सपोर्टेड टू यूरोप। ठीक है, सो क्या हुआ हमारे पास, वी हैव लॉस्ट आवर सुप्रीमेसी इन टेक्सटाइल्स। क्या तुमको ये बात मालूम है कि भारत की मखमल और भारत का कॉटन दुनिया में नंबर, उसी से हमें पैसा मिलता था सब जगह। लेकिन हम जैसे ही ब्रिटिश ने हमसे कॉटन तो ले ली, लेकिन फिर उन्होंने अपने यहाँ उससे 2 रुपए का सामान लेके, कॉटन लेके वहाँ 200 की शर्ट बनाई। तो इससे क्या हुआ, हमारी सुप्रीमेसी तो चली गई ना, हम लोगों ने लूज कर दिया। एंड द ट्रेंड कंटिन्यूड टिल 1980। हम आजाद तो हो गए, लेकिन 80 तक क्या हुआ, वी हैव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। हमारी जो जनसंख्या थी वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती चली गई। एक्सपोनेंट का मतलब समझते हो, जैसे 2 की पावर x, तो बोलो एक्सपोनेंट के ये 1 है और 2 रखो और 3 रख के देखो जरा, इसमें बहुत ज्यादा रेट बढ़ता है। 2, 4, 8 और फिर 16, डबल और 3 लगा दो तो और बड़ा खेल। मतलब अगर मैं x की जगह कुछ और लगा दूं, एक्सपोनेंशियल में डबल तो कम से कम होता ही है। तो हमारी जनसंख्या जो कि आज़ादी के समय 38 करोड़ थी, अधिक समय नहीं लगा, वैसे होना ये चाहिए 75 ईयर्स में 3 जनरेशन होती हैं, डबल होती 38 का डबल। तो आप समझिए एक्सपोनेंशियल 38 का डबल कितना, 75, और 78 का डबल 150। तो एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़े हम लोग, एक्सपोनेंशियल बढ़े। जहाँ पर बड़े दुख की बात है, इटली में पिछले 6 महीने में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। पढ़ते तो हो गए न्यूज़ में, तो वहाँ 6 महीने में कोई बच्चा ही जन्म नहीं देना चाहता। सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि बच्चे देने पे तुम्हें हर महीने इतना किराया देना पड़ेगा, इतना टैक्स, तो कौन बच्चा पैदा करेगा, वहाँ खाने पीने का ही नहीं है। तो इसलिए इटली इज एट द क्राइसिस ऑफ एक्सटिंक्शन, ये हालत हो गई। लेकिन हमारे यहाँ वी हैव लॉस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, कई एक साथ फैक्टर हो गए। हमने क्या बताया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो यहाँ की थी बंद हो गई, इट हैज क्लोज्ड, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन रेट और लेस जॉब अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट ने कभी ऐसा काम ही नहीं किया कि हमारे यहाँ ज़्यादा मर्केंडाइज मशीनरी बनाई हो। मर्केंडाइज एक कपड़े का नाम है, उसी के नाम पे मर्चेंट नाम पड़ा, आप समझ गए कि नहीं। तो पहले जो व्यापार होता था वो मर्केंटाइल होता था। मर्केंटाइल का मतलब है कि कपड़े क्या रहता, तो इसी तरीके से उससे मर्चेंट नाम पड़ा। अब जरा देखिए, तो हैंडीक्राफ्ट को क्रिपल कर दिया, एज वेल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। टेक्सटाइल तो समझते ना, कपड़े का, एज वेल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, आवर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ फर्दर वर्सेंड आवर सिचुएशन। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या दर ने इस स्थिति को और बुरा बना दिया ना। आवर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दो अलग अलग चीजें हैं, देख लो। अगर x के ऊपर 2 है तो पावर कहीं जाएगी, और 2 के ऊपर x है तो एक्सपोनेंट कहा जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल है, ये डिग्री है, ये डिग्री मैथ में तो यही है ना 9th में, तो इसको इससे रिलेट कर। सो आवर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड लेस जॉब अपॉर्चुनिटी टिल कब तक, 1980 तक, हैज फर्दर वर्सेंड दिस सिचुएशन। हम और भी गरीब होते गए। वैसे हमने कहा है कि 73 से राइज होना शुरू हुआ है, नहीं कहा 73 से 93 तक कितनी % हमारी गरीबी रेखा जरा देखो तो 55 से 36 नहीं पहुंची है, तो लेकिन फिर भी एक अप्रॉक्सीमेट एज ली गई है। तो इट हैज फर्दर वर्सेंड, वर्सन का मतलब द सिचुएशन,
अब इतना ही बोल के दिखाओ क्योंकि थोड़ा टंग ट्विस्टिंग है। क्रिया बोलो जरा। Policies of the colonial rule has ruined India. The handicraft and the industries. ठीक है। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री गॉट क्रिपल्ड, जैसे किसी से क्रिपल कर दो, उसकी उंगली को पंच करके अलग कर दो, क्रिपल्ड, अंग भंग कर दो। अक्षय कुमार ने नहीं किया था, उसका हाथी की उंगली काट दी थी एक पिक्चर में, हॉलीडे में, तो वैसे क्रिपल कर दो। बताओ। हैज बीन क्रिपल्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनीज, इसे किसने किया, है ना? आगे बोलो। बताती हैं। The policies of British government crippled the handicraft and textile industry of India. Our exponential growth of economy and इकोनॉमी की ग्रोथ कर रहे थे। population and less job opportunity till 1980s ruined the फर्दर वर्सन द सिचुएशन नहीं। अब जरा देखो, तो इससे पता चल रहा हम गरीब होते चले। These factors made our per capita income quite low. इसने क्या किया, हमारी पर कैपिटा इनकम, हमको कोई डॉलर देने को राजी नहीं था। हमने अपना 10 टन सोना मनमोहन सरकार ने गिरवी रखा, तब हमारे यहाँ डॉलर आया, फिर उससे हमने कुछ सामान खरीदे, तब उससे अगले 2 साल तक हमने अपना बजट बनाया। इतनी बुरी सिचुएशन है। और आज डॉलर कितना, $5 बिलियन। लोग देखते हैं हमारी इकोनॉमी नहीं पहुंची है 17, लेकिन हमारे पास रिजर्व भरा पड़ा है। हमारे एनआरआई आज इतने राष्ट्रभक्त हो गए कि नंबर 1 पे हम पहुंच गए। वो डॉलर भर भर के भेज रहे हैं इंडिया में। तो क्यों? क्योंकि उनमें एक तरीके का नेशनल सेंटिमेंट्स जा गया है, तो वो जानते हैं वो यहाँ भेज रहे हैं पैसा, तो हमें डॉलर मिल रहे हैं, उसके बदले में हम रुपए उनके परिवार वालों को दे देते हैं। तो हमारा डॉलर बहुत भर गया है। तो चाहे कोरोना कॉल आता है या फूड क्राइसिस, बड़े बड़े खतरों में भी हम निकल आए और हमारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा दुनिया में 3 फ्रंट पे लड़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि जिसका बजट स्ट्रांग है उसको पता चलेगा कुछ भी हो। जिस तुम्हारे घर में बजट है और 10 दिन एटीएम बंद रहे तुम्हारे घर में, तो फिर भी पूरी तली जाएगी नहीं। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी है, थोड़ी महंगाई जरूर बढ़ रही है, लेकिन वो महंगाई किसी की जेब में नहीं जा रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि करीब 280 लाख करोड़ का हमने दूसरों से कर्जा लिया सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। ऐसा तुमने देश देखा होगा कि देश का खा गए और फिर दूसरों से कर्जा लिया, सोना रख रख के, फिर उसको भी खा गए सिर्फ खाने के लिए, और अभी तक मोदी सरकार चुका नहीं पाई। बोले हम चुकाएंगे अगले 60 सालों में। तो कितने देशभक्त नेता थे, और अब लोग मर रहे हैं चुकाने के लिए। वो कर्जा खा के स्विस बैंक में रख दिए, स्विस बैंक वापस भी नहीं कर रहा। तो गलत हाथों में देख लो। सो नाउ एक चीज आपने देख ली, दैट इज पॉवर्टी का पहला रीजन क्या देखा बताओ, कॉलोनियल रूल। इसकी हेडिंग क्या है, 3 रूल के अंदर में देखेंगे। पहला रूल आपने क्या देखा, कॉलोनियल रूल। इसमें लिखो ऊपर, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख दें, पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल रूल। अब सेकंड देखिए, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, ह्यूज इनकम इन यानी इनकम में भी इनइक्वालिटी है। दैट मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है ड्रेनेज सिस्टम का। कहीं कहीं तो नॉर्थ इंडिया में नदियों का जाल है, और कहीं कहीं साउथ में क्या है, वहाँ पर पानी नहीं है खेती के लिए, किसानों के लिए। आप देखो महाराष्ट्र में नए गांव या कई ऐसी जगह पूना के आसपास जहाँ पर लोग मर जाते हैं, वो किसान लोग, क्योंकि उनके खेतों को पानी नहीं, सूखा है। यही हो रहा है कि नहीं? सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? सो इंडिया दो इज हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, but it is unequal distributed and government has done very little
टू रीडिस्ट्रीब्यूट दिस, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, तो इसकी वजह से जो डिस्पैरिटी है एमंग पुअर एंड वेल्दी पर्सन गेट वाइडेंड, क्या ये चौड़ी नहीं हो गई है खाई? सो दैट मीन्स द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल, जहां हमारे देश में यूनिकॉर्न की संख्या सबसे ज्यादा, यूनिकॉर्न क्या होता है कनिष्का? जब मिलियन 100 करोड़ से ज्यादा पैसा आता है। ये क्यों बताते हैं? ये भी तो अमीर है। लेट आई होंगे ना, लेट आई थी क्या आज भी? वेरी टाइम से तो बना। चलो, अनइक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। कितने देर लेट आने पे लेट नहीं मानती हो? मतलब 15 मिनट लेट आती तो नहीं मानते ना? कितने देर पे लेट मानने लगती हो? आज मैं लेती हूँ। तो फिर बताया नहीं आपने यूनिकॉर्न का मतलब? नहीं पता। आज ही तो बताया। अच्छा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और दूसरा क्या बताया गया बताइए कि एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, एंड अदर नेचुरल resources made few of us wealthy while larger section of society remained poor। भाई किसी किसी का अडानी अंबानी के पास 10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़, तो जीडीपी में तो सब जुड़ेगा। और डिवाइड बाई पॉपुलेशन, बोला अरे इतने इतने लाख करोड़, अच्छी जीडीपी है। और घर जाके पूछो किसी से, भैया 1000 कमा रहे हैं, एक नहीं। ना वो गीत भी सुना होगा, तब पूत कमाऊ चिल लैलन, बोला माई अब कैसे बनी भात और कैसे माई पानी आई। तो वो कमा ही नहीं रहा है इतना कि भात बन सके उसके घर में। ना तो अदर नेचुरल रिसोर्सेज, इस सेंटेंस को पूरा करो नोएल। To the citizens of हाँ करो, बोलो। because of that Other natural resources हाँ, widen so that is widened the gap, किसके बीच में? between the rich and poor. The gap between, जरूरी नहीं है कि जीडीपी बड़ी हो, लेकिन जो भी वो समान रूप से तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो। वाइडन द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। इस चीज को जो दूर करने वाला कॉन्सेप्ट है उसे क्या कहते हैं? सोशलिज्म कहते हैं कि कम्युनिज्म कहते हैं कि कंजर्वेटिव कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव तो वो होते हैं जो राजाओं का शासन स्वीकार करते हैं कि सम्राट अकबर राजा हैं। तो क्या तुम उस शासन के बारे में बात कर रहे हो? कंजर्वेटिव तो फ्रांस, बोलो। सोशलिज्म कहता है कि समाजवाद, सब समाज में एक ही तबके के लोग हों, तो उसके लिए अमीरों से टैक्स लेके गरीबों को क्या दो? सब्सिडी। क्या ऐसा भारत में हो रहा है? और ये जो सोशलिज्म है, ये वर्ड आपके संविधान में सबसे पहले कब जोड़ा गया? करेक्ट। जैसा कि ये बता रहे हैं, इंदिरा गांधी ने 1975 में सबसे पहले, तो है क्या संविधान? वैसे इतना जानते हैं, ठीक है। तो इसने वाइडेंड कर दिया है गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अच्छा, अंबेडकर इसके खिलाफ थे, बोले सोशलिज्म और डेमोक्रेसी के एक साथ नहीं चल सकती है, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने इसे जोड़ा। आगे चल के 11th में जब आप नागरिक शास्त्र लेंगे, यानी ये सिविक्स, तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे। अब आप देखो, सो देयर आर मैनी ऑफ पीपल्स लिविंग इन स्लम एरिया इवन इन अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा है। अगला देखो, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में एक छोटा लेक्चर सुहाना हम सबको देंगी, क्योंकि वो ज्वाइन कर रही हैं, उन्हें इस बात की बेहतर समझ होगी। हाँ बोलिए सुहाना। as the population of India rise rapidly during period of So many of
educated persons are compelled to pull the rickshaws, drive the मतलब ऑटोज. ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दे आर वर्किंग इन लेबर क्लास ड्यू टू लैक ऑफ, इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट. कि एक ही दुकान, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी है. 5 भाई है, दुकान एक ही है, एक को बैठा दिया, फिर वो कमा खा रहा है, लड़की वाले आए उसकी शादी कर दी, उसको हटा दिया, तो तुम बैठे. 5 की शादी कर दी, दुकान एक ही. इसको कहते हैं लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, है ना. उसी को बैठाला गद्दी पे जहाँ तिजोरी रहती है. तो अगर इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि एक छोटे से खेत में 5 भाई काम कर रहे हैं, काम करने की जरूरत एक की है. तो या फिर क्या है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. सुहाना ने इसे बहुत सुंदर तरीके से बताया है. लेट अस राइट इट. दैट इज इट हैज कंपेल्ड मैनी पीपल टू पुल रिक्शा या टू वर्क एज रिक्शा पुलर. क्या तुमको पता है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जब हम दोनों मेजबान थे, होस्ट कर रहे थे पिछला वर्ल्ड कप, तो उसमें बांग्लादेश में फाइनल हुआ था और वहां पर उसने रिक्शा वालों की परेड करा दी थी. पिछला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था. मतलब ये जो बांग्लादेश वाला वर्ल्ड कप फाइनल तुम्हें नहीं पता, जो बांग्लादेश में उसने मेजबानी की थी, तो उसने वहाँ रिक्शा वालों की परेड करा दी. तो लोग सोचे थे और रिक्शा पुलर है वो. 15 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. तो वर्क एज रिक्शा पुलर. देखिएगा यूट्यूब पे मिलेगा तो पता चलेगा कि इस तरीके से. और देखिए कि डोमेस्टिक सर्वेंट्स कंस्ट्रक्ट, वेंडर्स बहुत हो गए हैं. वेंडर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट, these are, और साथ में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. Sir, हाँ disguised unemployment. क्या बोलो? Disguised unemployment. Disguised unemployment. कहाँ लिखा है? मैं बता दूँ. डिस्गाइज छिपी हुई, डिस्गाइज अपॉर्चुनिटी, एक ही चीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट ना. हाँ. डिस्गाइज का मतलब है कि पता है, हिडन. हाँ बोलो. मेरे को पता है पॉइंट बता. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी, जैसे हम हिडन कह रहे हैं ना, वास्तव में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है कि छिपी हुई, ऊपर से नहीं दिखती है, लेकिन अगर उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो हमारी जीडीपी और बढ़ेगी. उसको उस सेक्टर से निकाल दो. अब मान लो एक बैंक में 4 आदमी चाहिए और तुम 8 आदमी लगाओगे, तो क्या वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? जितने की जरूरत है उससे. इवन बाहर कंक्रीट वर्कर्स भी नहीं है. हमारे यहाँ 10-10 आदमी लगते हैं मकान बनाने में. उनके यहाँ 3D मशीन्स हैं, वो चलती जाती है, मकान एक दिन में रेडी हो जाता है, उसमें कंक्रीट अपने ऑटोमेटेड भरी जाती है. तो हमारे यहाँ लोग ज़्यादा हैं, तो हम मशीन की जगह चीप लेबर की वजह से सब काम कर रहे हैं. ठीक है कि नहीं? नहीं तो बाहर तो कार पार्किंग में एक आदमी नहीं दिखेगा. खुद ही कार्ड डालो, कार अपने आप चली जाएगी, कार डालो वहीं आ जाएगी. कार पार्किंग में भी एक आदमी नहीं. इसके अलावा लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. हमारे पास लोगों के पास जमीन नहीं, या फिर अगर किसी के पास कल्टीवेबल लैंड भी है तो वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि किसी के पास 1 एकड़ 2 एकड़ ही बची है. पहले हेक्टेयर में हुआ करती थी 100 एकड़. अब बेटे का बेटा का बेटा, तो उससे बटेगी नहीं क्या? तो उनके पास इतनी जमीन ही नहीं है कि वो उसके आधार पर कृषि कर सकें. क्या तुमने पालमपुर कहानी नहीं पढ़ी है? उसमें कि थोड़े लोगों के पास तो ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन बाकी लोगों के पास बहुत छोटी ज़मीन है. नहीं, उनको मनी लैंड करना पड़ रहा है. तो चौथी चीज़ क्या है? लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज. ये टाइम ही देखा करती थी. चलो इन्हीं से पूछ लेंगे कि क्या इन्होंने सीखा. लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज. एक क्वेश्चन आज आपने बताया था ना, कौन सा? फर्स्ट क्वेश्चन. एक और पूछ. तो लैंड रिसोर्सेज, वी आर हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी. यूपी में तो सबसे ज्यादा ही है, भारत की सबसे ज्यादा वहां है. तो हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बट वी आर हैविंग ओनली 1/7 ऑफ द वर्ल्ड लैंड. जबकि हम अगर देखें कि हम 7वें स्थान पर है लैंड में, विश्व में है कि नहीं? 7वें स्थान. 1/7 तो बहुत थोड़ी लैंड है, 1/7 तो बहुत ज्यादा है.
लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो विश्व की पॉपुलेशन की 23% है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, 800 करोड़ में से 140 करोड़ से ऊपर तो हमारे ही हैं, तो इतनी ज़्यादा परसेंटेज है। तो इस तरीके से पर पर्सन जो एरिया है या लैंड है, इट इज़ वेरी लेस। तो इस वजह से भी हम गरीब माने जाएंगे कि नहीं? आप ये समझो कि पूरे ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, तो यहाँ पे देखो तो ये यूएसए है, ये मैक्सिको है इस एरिया में, और ये पूरा कनाडा है। कनाडा में करीब 1 करोड़ लोग हैं बस। कनाडा ऊपर है, कनाडा ऊपर है कि नीचे? ऊपर है, ठंडा है। अच्छा अच्छा, तो फिर नीचे पूरा यूएसए एक बार देख लेते हैं। नीचे मैक्सिको। मैक्सिको तो साइड में चेक करते हैं, तो इससे देख लो, इसको घुमा के देखो, इसमें कनाडा, चाइना, इंडिया, चलो यूनाइटेड इसके ऊपर है कनाडा, ठीक है, नीचे मैक्सिको है, नीचे मैक्सिको, यहाँ पे कनाडा है, और इसमें 1 करोड़ लोग ही हैं। और लेकिन देश कैसे चले? तो उसने यहाँ के पंजाबियों को बुला के अपने देश में बसा दिया कि अब हमारे देश में ज़्यादा लोग हैं, और वो लोग वहाँ पर खालिस्तान की डिमांड करते हैं। लेकिन और वहीं पर इतने खालिस्तानी पंजाबी पहुँच गए, सब ऑटो कार ड्राइवर के रूप में पहुँचे, लेकिन सारे काम करने लगे। और अब वहाँ की सरकार को हमारे सिख भाई, वो जो भी चाहे खालिस्तानी हो, वो गवर्न करते हैं। तो जो वो बुलवाना चाहते हैं, वैसा वहाँ की जस्टिन ट्रूडो सरकार बोलती है। जस्टिन ट्रूडो आए भी तो थे थोड़े दिन पहले G20 में, तो वो कितनी दिनों से विवाद में। तो आप देख लीजिए, कहीं कहीं तो पॉपुलेशन इतनी 1 करोड़ यहाँ पर, तो आप समझिए कि इन इंडिया पर स्क्वायर किलोमीटर में 324 लोग रहते हैं, जबकि पर यहाँ यूएसए में पर स्क्वायर किलोमीटर में 0.5 लोग रहते हैं। इससे क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? यहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 324 को बुला दो, वहाँ 2 स्क्वायर किलोमीटर में पर व्यक्ति, तो कितना फर्क है? नहीं पड़ रहा। रशिया में तो lack of, so our population is largest in world, but our territory, या ये कह सकते हैं total land is very, ठीक है, is lesser in comparison to them. So high, but land area per person is low. हमारे लोग मेहनती हैं, और हमारे लोग मेहनती हैं, इसलिए दूसरे देश में लोग, इजराइल में भी देखो 1 लाख रुपए पर महीने देने को तैयार, बोले इंडियंस को भेज दो हमारे यहाँ, जहाँ अभी न्यूजीलैंड ने भी बोल दिया जितने चाहो इंडियन भेजो 1 लाख रुपए। तो वो लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। वहीं पर जो पाकिस्तानी है, वो हज यात्रा करने जाते हैं तो चोरी चकारी करने, सबसे ज्यादा सऊदी अरब में भिखारी पाकिस्तानी है, 80% वहाँ के भिखारी पाकिस्तान, तो वो भीख मांगने लूट खसोट करने जाते हैं। आटा मिल जाता है। और पढ़े लिखे भी नहीं है, वो जो बोतल में आबे जमजम का पानी लेते हैं, तो वो जिस मशीन से हमारे लग जाता है उसमें से घुस घुस के निकलते हैं, कहते हैं हम आबे जमजम नहीं छोड़ेंगे, हम ही निकल जाते हैं इसके। देखो यूट्यूब पानी आता है ना हज में, एक नदी का वो एक चश्मे से निकलता है, जहाँ उन्होंने अली ने अपना खुद पैर घिसा था तो पानी निकल गया, तो बोले आब का मतलब पानी, और जमजम का पानी पाताल से जो पानी निकला, तो उस पानी को वहाँ पीते हैं लोग। अब भले ही उसमें आर्सेनिक ज़्यादा हो, लेकिन लोग कहते हैं भाई आबे जमजम का पानी, भर भर के लाते हैं, सबको पिलाते हैं हज के। तो वहाँ से जो आते हैं वो लोग उसी मशीन से घुस घुस के निकलते हैं, बोले हम ये पानी नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं इसमें दिखाएंगे तो पता चलेगा। अब ये देखिए, तो हमारे लोगों की बाहर डिमांड बहुत ज़्यादा है, और हमारी जो इनकम, जो बाहर से आने वाली इनकम है वो ज़्यादा है। फिर भी भारत में तो गरीबी मानी जाएगी ना पर कैपिटा। अब ये देखो, नेक्स्ट इज हाई लेवल ऑफ इनडेटनेस अमंग द स्मॉल फार्मर। हमारे ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया कि सरकारों ने भी कर्ज ले रखा है, IMF से भी हमने कर्ज ले रखा है, एंड मैनी ऑफ द, इतना कर्ज ले लेते हैं किसान की सरकार को कर्ज माफी करनी पड़ती है। सो मोस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स आर इन डेट। दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। सो मोस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स आर इन डेट।
सो डेप्ट पर हैं एंड हैव वेरी लेस और पुअर सेविंग, एंड ठीक है, हैव लेस और पुअर सेविंग, their survival is only possible under the subsidy provided by government. जो गवर्नमेंट उनको छूट देती है उसी से ही उनका जीवन यापन हो पाता है। जब ऐसी स्थिति है तो उन्हें गरीब क्यों ना कहें? Their survival is possible. सर इनकी बात कर रहा है। Survival is possible. इस सेंटेंस को तिशु पूरा करो। On the subsidies or the facilities given by On the the government. सब्सिडी, अभी बता रहा हूँ, सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। इन कहाँ लिखा है बताओ, तुम्हें बताओ। सर वो इन डेप्ट, डेप्ट का मतलब कर्ज में। दिव्या 2 पॉइंट बताओ, ज्यादा तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। पहला पॉइंट तुमने कवर कर लिया था पूरा, 2 और बताओ। unequal distribution of land and natural resources make the gap wider between poor and rich. कनिष्का एक पॉइंट बोलो। lack of land resources. Our population is high, but land area is less per person. 2 आप भी बोलिए अभिषेक। Huge income inequalities. It has uneven distribution of land and uneven distribution of land and natural resources, widening the gap between the rich and poor. Most of small farmers which are in debt, Their survival for their is survival, they use the facilities and services given by the government. given by government. ये बात हो गई। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, कल हम लोग हिस्ट्री करेंगे। नहीं है ये रोहित किसकी बुक है? किसने दे दी? हाँ, अब क्या हो जाएगा? वो कव्वाली तो सुनी होगी ना, हम गांव